मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नेता आनंद मोहन को लेकर रिहाई की बात होने मात्र से कुछ लोगों के पेट में गड़बड़ी क्यों हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है। ये आनंद मोहन वही आनंद मोहन है जिनका परिचय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से होता है। ये वही आनंद मोहन है जो अपने जवानी के दिन में ही एक ऐसे सामाजिक संस्थान का निर्णय लिया जो किसी समाज के नहीं पूरे राज्य की बात करता था। मैं यही आनंद मोहन की बात कर रहा हूँ जो कि मंडल कमीशन के खिलाफ एक किला के माफिक थे और उनके विपक्ष में लड़ने वाले उन तमाम आतताई नेता आज बिहार में उपद्रव फैला रहे हैं। आज बिहार में उपद्रव फैला रहे हैं और उनके दिए हुए उसी जयप्रकाश नारायण के शिष्यों के द्वारा बिहार में लगभग 30 साल से बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। उसी जयप्रकाश नारायण के शिष्य आनंद मोहन जो कि एक कवि भी हैं, एक नेता भी हैं, एक पत्रकार भी रहे हैं, उनको रिहाई के लेकर इतनी वहाँ को क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक राजपूत जाति से आते हैं, सिंहासन जाति पूछता है। क्या उन शब्दों का कोई मोल नहीं? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत बतरा कर पाते हैं जग में प्रसक्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। या उन लोगों के पेट में गड़बड़ी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनके रिहाई मात्र से न्यायिक चौकट के द्वारा न्यायालय के द्वारा रिहाई मात्र से वो लोग बिलबिला रहे हैं जो कहते हैं कि जी कृष्णैया एक दलित हैं और उनके न्याय के बाद दलितों पर अन्याय होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात कर लें, जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उनके जाति की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा हो रखा है। उन्हीं अपराधी नेताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज है जो नेता के इसके लिए लड़ा रहे होंगे। मैं उसी कोसी की बात करता हूँ जिस कोसी में लगभग 18 से 19 साल के उम्र में ही आनंद मोहन को क्रांति की आग में कूदनी पड़ी थी। मैं उसी कोसी की बात करता हूँ जिस कोसी क्षेत्र में जब उठे जयप्रकाश आंदोलन के आग में आनंद मोहन जैसे नेता कूद पड़े और अपना परिचय दिया, बिहार के लिए परिचय दिया, लोकतंत्र के लिए परिचय दिया। और आज उसी आनंद मोहन की बात, आज मुंशी आनंद मोहन की बात पर अपने दुकान चलाने वाले कुछ लल बबुए किस्म के पत्रकार सिर्फ इसलिए बकवास कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये किसी अन्य जात से आते हैं। यदि उनके जात के उन तमाम अपराधियों की सिर्फ सूची दे दें आपको तो शायद वो बिहार में नहीं पूरे देश से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनका नाम उनसे जुड़ जाएगा। तो अब सुनिए अच्छी तरह से विश्लेषण, इसे मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे घटनाएं दर्ज हैं जो उग्र भीड़ के द्वारा अपने हाथों से निर्णय लिया गया और उसमें कई सुरक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। भारत में या फिर खास करके बिहार में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिसमें मॉब लिंचिंग एक ऐसी घटना है जिसके भीड़ का कोई आकार नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं होता है। यहाँ राजनीतिक के द्वयम चरित्र में जहां पर बाहुबल का कद हमेशा से भारी रहा है, उस भीड़ का नियंत्रण करने वाले तमाम बाहुबलियों के द्वारा कई ऐसे चेहरे हैं जिनको प्राण घात लेकर उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। इनमें से एक ऐसी घटना भी है जिसे आप जालियांवाला बाग कहते हैं, जहां पर एक ऐसे शासक के द्वारा भीड़ को ही निशाना बनाया गया और वहां पर लाशों के ढेर लग गए। लेकिन आजाद भारत में एक ऐसी घटना है जिस घटना से शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो घटना है 1994 में बिहार के गोपालगंज जिला के तत्कालीन DM जी कृष्णैया का हत्याकांड। उस हत्याकांड को इसलिए बारीकी से समझा गया, इसलिए उन लोगों को माफ नहीं किया गया जो लोग उस हत्याकांड में आंशिक रूप से भी शामिल थे। वो हत्याकांड एक ऐसे व्यक्ति के हत्याकांड जो कि बिहार के गोपालगंज जिला के उस समय सबसे लोकप्रिय DM हुआ करते थे जी कृष्णैया, और वो आधिकारिक मीटिंग के बाद मुजफ्फरपुर से लौट रहे थे और उग्र भीड़ के द्वारा उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। उनके साथ हुए कुकृत्य सेवा वहीं समाप्त नहीं हुई। भीड़ के द्वारा पीटने के बाद उनके कटपट्टी में गोली भी मारी गई और इन तमाम सूत्र का जो सूत्रधार बनता है वो था बिहार के उस समय के तत्कालीन गैंगस्टर छोटन शुक्ला के हत्या के बाद उबलते हुए भीड़ और उबलता हुआ उत्तर बिहार। मुजफ्फरपुर के खबरा के आसपास नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद था और उस भीड़ के पास से ही गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया हाजीपुर से एक आधिकारिक मीटिंग के बाद लौट रहे थे। सिर्फ लाल बत्ती को देखकर भीड़ उग्र होता है और उग्र भीड़ के स्वरूप में उस जिलाधिकारी को खींचकर गाड़ी से बाहर निकालकर पीट कर हत्या की जाती है और बाद में पता चलता है उनके कटपट्टी पर गोली भी लगी थी। उनके सुरक्षक, उनके ड्राइवर जोर जोर से ये चीख रहे थे कि ये मुजफ्फरपुर के नहीं, ये
गोपालगंज के डीएम है, लेकिन उस उग्र भीड़ ने एक बात भी उनकी बात को नहीं सुनी और उन्हें मौत के घाट उतार दिए। लेकिन उस भीड़ के नेतृत्व करने वाले कुछ ऐसे चेहरे थे जो कि एक गैंगस्टर, एक अपराधी, एक हत्यारा छोटन शुक्ला के भीड़ से उभर रहे थे। और जो मुख्य आरोप आया वो आरोप आया उनके भाई मुन्ना शुक्ला पर। लेकिन इस हत्या का मुख्य आरोप जाता था छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला पर। निचली अदालत ने 1994 से चलते चलते 2007 में आनंद मोहन, अखलाक अहमद और अरुण कुमार को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसे पलटते हुए आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। जो बिहार के परिदृश्य में राजनीति का एक स्वरूप बनते जा रहा है, जो स्वरूप के आधार पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद मोहन को माफी नहीं दी और उम्र कैद की सजा का अंशतः उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। उसी कांड में मुन्ना शुक्ला, लवली आनंद और 3 अन्य व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे साक्ष्य के आधार पर बाद में बरी कर दिया गया था। अब आनंद मोहन के बारे में, आनंद मोहन एक ऐसे चेहरे हैं जो कि जेपी आंदोलन के समय बिहार के परिदृश्य में उनका परिचय हुआ और जेपी आंदोलन के उस कार्यकलाप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद वो कई बार जेल भी गए। वैसे उनके पारिवारिक बैकग्राउंड सहरसा के पनगछिया से वो आते हैं और सहरसा के पनगछिया में एक महान स्वतंत्रता सेनानी बहादुर सिंह के वो पौत्र हैं। यहीं पर उनका बैकग्राउंड समाप्त नहीं होता है। मात्र 17-18 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक क्रांति सेना का गठन किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र आनंद मोहन में ज्वाला महसूस किया जा सकता है उन लोगों ने जिन लोगों ने 1994 के आसपास मंडल कमीशन के विरोध में या लालू यादव के विरोध में किसी दहाड़ते हुए चेहरे को महसूस किया तो वो आनंद मोहन थे। उस समय के युवाओं ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में आनंद मोहन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस जिस कृष्णिया हत्याकांड में जिस तरह से गोपालगंज, जो कि लालू प्रसाद यादव के पैतृक जिला था, ऐसे चेहरे के रूप में उभरे जिनकी पत्नी भी पूर्व सांसद और आज वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल में उनके बेटे विधायक हैं। आनंद मोहन बिहार के राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं जो कि जेपी आंदोलन से लेकर आज तक उन्हें भुलाया नहीं जा सका। भले वो वर्षों तक जेल में रहे, लेकिन वर्तमान स्थिति से पहले आपको इतिहास के उन पन्नों में जाना होगा। समाजवादी क्रांतिकारी सेना का गठन किया, जिस सेना के गठन में राजपूत जाति का वर्चस्व होता था और मंडल कमीशन में इस समाजवादी क्रांतिकारी सेना का वर्चस्व देखा गया और जूझते हुए लड़ते हुए देखे गए। उस समय के बाहुबली नेता पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच चलने वाले द्वंद्व युद्ध की कहानियां कई पन्नों में दर्ज है। और इस महायुद्ध में अंततः लालू यादव के पल्ला भारी नजर आया, क्योंकि लालू यादव मंडल कमीशन के पक्षधर थे और आनंद मोहन उसके विरोधी। बिहार के अन्य जगहों पर इनकी उतनी छवि नहीं थी। वैसे 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जो कि उस समय नीतीश कुमार के तत्कालीन पार्टी समता पार्टी के से बेहतर प्रदर्शन कर बिहार के उन युवाओं को लाभान्वित किया। और इनके किए हुए हर प्रदर्शन में ये देखा जाता था नीतीश कुमार से भी ज्यादा लोकप्रियता आनंद मोहन का रहा। आनंद मोहन के इस विचारधारा के साथ चलने वाले राजनीति की सीमा यही समाप्त नहीं होती है। बीते कालखंड में जब वो जेल में बंद थे, तरह तरह ढंग से बहुत सारे प्रकार से इनके समर्थकों ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए कई गुहार लगाए। आज राजनीतिक के दोयम चेहरे में एक तरह जिस तरह से कि जी कृष्णैया को एक दलित मान करके जिस तरह से कुछ घटनाएं हो रहे हैं, जिसमें कि मायावती के ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनकर सामने आया है। उसमें कुछ नवनिर्वाचित नए चेहरे के नेता बनने वाले कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ एक्टिविटीज भी अपना हाथ धो रहे हैं और बहती गंगा में हाथ साफ करना चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको इतना ही समझना होगा कि बीते कालखंड में जो लालू यादव के धूर विरोधी हुआ करते थे, वो 95-96 तक आते ही राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने समझौता कर लिया। वैसे पहली बार जनता दल से विधायक बने आनंद मोहन लालू यादव के धूर विरोधी हुआ करते थे और मंच से इनके द्वारा संबोधन को लोग इसलिए सुनने जाया करते थे कि लालू यादव के खिलाफ ये तरह तरह के स्लोगन दिया करते थे। उन स्लोगन में कुछ प्रमुख स्लोगन को आप सुनेंगे तो आपको चेहरे फिर से वापस उस कालखंड में ले जाना पड़ेगा कि जो कि बिहार का एक भयावह चेहरा होता था, जिसे कि जंगल राज के नाम से प्रस्तुत किया गया था। उस जंगल राज की तरफ हम आपको नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन राजनीतिक में तमाम बाहुबलियों के नेताओं के परिदृश्य को शायद समझने के लिए आपको हर एक नेताओं पर नजर डालनी होगी। बिहार में वर्तमान समय में जिस तरह बाहुबली नेताओं का भरमार लगा हुआ है, जिसमें कि आपको मुख्य रूप से सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, पप्पू यादव, आनंद मोहन ऐसे चेहरे हैं जिनके लाखों के हिसाब से समर्थक हैं।
और ये सब बीते कालखंड में आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और जरूरत पड़ने पर समर्थक बन सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। आज की स्थिति कुछ तथ्यों से समझ में आ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए रास्ता साफ हो रहा है। जिस रास्ते को रुकावट के लिए वो लोग जिनका कि व्यवहार ही इन आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं का उपयोग कर सत्ता का सुख पाना था, वो तमाम चेहरे शायद उलबलाहट में हैं। उनको लगता है कि एक लेखक, एक कवि, पत्रकार आनंद मोहन जब बाहर आते हैं तो अपने लेखनी से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से बीते कालखंड में राजनीति के तमाम चेहरों को ये उजागर कर सकते हैं। इनके द्वारा पथ प्रदर्शित किए हुए उन रास्तों के बारे में बारों में यदि बताया जाता है तो शायद इन लोगों के पोल खुल जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग इस बातों पर गहराई से सोचना नहीं चाह सकते हैं। अपनी साझा सजा पूरी करने वाले आनंद मोहन की रिहाई कभी नहीं चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा वही नेता लोग हैं जिन नेताओं ने दलित का, SC ST का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का अपने मलाई खाया है और वो लोगों की स्थिति कभी भी पिछड़े वाली नहीं रही है। मायावती के रहन सहन के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे क्या उनका रहन सहन पिछड़े वाला है या पिछड़े के किस बात को चिंता करते हैं, ये समझने की बात है। बिहार के कुछ ऐसे छोटे मोटे लोगों की तो कोई बिसात है नहीं, लेकिन व्यक्तित्व ये कहता है कि वर्तमान समय में आनंद मोहन ऐसे चेहरे हैं जो जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हैं और वहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ऐसे कारनामे किए जिससे बिहार के राजनीतिक में भूचाल पैदा कर दिया। आज यदि फिर से आनंद मोहन बिहार की राजनीति में आते हैं और अपने अनुभव के आधार से तब पता चल सकता है कि वास्तव में इन्होंने प्रायश्चित के साथ साथ नए चेहरे की शुरुआत की जिससे एक समाज को नेतृत्व कर सकते हैं, बिहार के राजनीति को नए आयाम दे सकते हैं। क्योंकि लगभग 70 साल की उम्र में भी आनंद मोहन का कद काठी देखने से ऐसा लगता है कि राजनीति के बहुत सारे विचार व्यवहार उनमें बचे हुए हैं। वर्तमान समय में उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं और उनके शादी में जिस तरह उनका कोऑर्डिनेशन रहा है, तमाम बिहार के नेताओं से मेल जोल रहा है, इससे लगता है कि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत रूप से बचा हुआ है। अब यह तय करना है कि बिहार राजनीतिक में वो कितना आ पाते हैं या फिर छोटे मोटे ललबुए के भौंकने से बिहार राजनीति में पलटी हो जाता है। ये बात का खबरों में बताएगा, आगे भी हम बताते रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। समझने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।